we're talking about कि organizations traditionally graduates में क्या चीज डिमांड कर रही हैं और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशंस का जो टेम्परामेंट है उसमें क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है। एकेडमिया और इंडस्ट्री उसके दरमियान जो गैप है उसके ऊपर हम कुछ डिस्कशन अपनी कर रहे थे। इसी आइडिया को अब फर्दर कंटिन्यू करते हैं। कोर एरियाज के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी कि फोकस रिमेन्स ऑन डिग्री इंस्टेड ऑफ कॉम्पिटेंस बिल्डिंग। उसके बाद अगला पॉइंट वो कोट करता है कि द नॉलेज दैट अ ग्रेजुएट गेट्स इज इनसफिशिएंट एज इट इज हार्डली सप्लीमेंटेड। उसकी मेन वजह क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विल, टेक्निक एंड रिसर्च। ठीक है, खुद से जुस्तजू वो खत्म हो गई है। अपने पूरे डिग्री प्रोग्राम्स में जो आपने यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी तक हासिल किए हैं, कैन यू जस्ट थिंक कि आपने कितने सॉलिड आवर्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडी इन लाइब्रेरी वो स्पेंड किए हैं? आई डोंट नो, आई वंडर कि अगर आपने लाइब्रेरी में बैठकर बेशुमार चीजों को कंसल्ट करके प्रॉपर कोई क्रिएटिव और रिसर्च ओरिएंटेड काम वो प्रोड्यूस किया कि नहीं किया। ओके, कट कॉपी पेस्ट करके फॉन्ट चेंज करके अलाइनमेंट सीधी करके सबमिट करवाना इज नॉट अ बिग डील। रिमेंबर कि आपकी अपनी एब्सेंस ऑफ विल जो है वो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है इन योर डेवलपमेंट। सो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल कि सिर्फ ब्लेम और क्लेम इंस्टीट्यूशंस पर लगाकर आप अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकते हो। ठीक है, देयरफॉर आपकी विल, आप जो नई टेक्निक्स यूज करो, आपकी अपनी जिद्दोजहद, आपका अपना रिसर्च, आपकी अपनी ओरिएंटेशन, इस चीज को भी मद्देनजर रखना वो बहुत जरूरी है। इसी तरह द कैरिकुलम, आई नो, नो डाउट इन दैट, लेकिन आपको खुद भी यू हैव टू बी इन डायर नीड ऑफ अपडेटिंग। ठीक है, आपको अपडेट करना है अपने आप को बहुत से हवाले से। आपको ट्रेड पॉलिसीज के बारे में जो ट्रेंड्स बदल रहे हैं उनके बारे में पता चलना है, आपको लॉस के बारे में जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, डिफरेंट सिस्टम्स में जो अपग्रेडेशंस आ रही हैं आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो यू हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड योरसेल्फ फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, आपने किसी पर एहसान नहीं करना, आपने अपनी जिंदगी को खुद फोकस में रखना है कि किस तरीके से आप बेटर ओरिएंटेशन के साथ वो इंडस्ट्री में वो आ सकते हो। एक और एरिया ऑफ गैप जो आइडेंटिफाई हुआ वो क्या था कि लॉस्ट फ्रॉम द माइंड ड्यू टू राइट पर्सपेक्टिव एंड लैक ऑफ एप्लीकेशन। ओके, एक बहुत अजीबो गरीब सी डिस्कशन है कि जी थ्योरी अप्लाई नहीं होती, राइट? ये एक स्टेटमेंट बोलकर कहका लगाकर लोग समझते हैं कि वो बरी जिम्मा हो गए हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेना कि जो थ्योरी है वो प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है। ठीक है, और अगर थ्योरी डेवलप प्रैक्टिस से नहीं होती, आपने कहा थ्योरी और प्रैक्टिस में बड़ा फर्क है, तो आप जरा बताइए कि प्रैक्टिस क्या है। अब आप जो मुझे बताएंगे प्रैक्टिस क्या है, अगर उसी प्रैक्टिस को हम पढ़ाना शुरू कर दें तो इट बिकम्स अ थ्योरी। ओके, सो इस उलझन में उलझने की बजाय आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि थ्योरी और प्रैक्टिस में एक्चुअली फर्क नहीं है। जो फर्क आता है वो आता है कि जब आप इन दो चीजों को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? अदरवाइज कोई ऐसी थ्योरी, बिजनेस थ्योरीज की मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं, कोई ऐसी टेक्निकल बिजनेस थ्योरी नहीं है कि जो डायरेक्टली किसी ना किसी प्रैक्टिस के अंदर अप्लाइड वो ना हो। ठीक है, सो अगेन लैक ऑफ माइंड की बात है। अगर आपको थ्योरी का पता ही नहीं है या अगर आपको प्रैक्टिस का पता ही नहीं है और ये कहकर अपने आप को तसल्ली देना कि थ्योरी अप्लाई नहीं होती, तो दैट वुड बी रॉन्ग पर्सपेक्टिव एंड दैट बेसिकली इज द सोर्स जहां से ये गैप्स क्रिएट होने वो शुरू होते हैं। उसके बाद does not help to meet the challenges that await him or her in real life situation. Absence of inadequacy of case study method, और case study method का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको किसी यूनिवर्सिटी के published cases पकड़ा दिए जाएं तो आपको case study method हो गया है। Case study method is actually finding the applied side of the stories. ठीक है, सो आपको हर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर बहुत सी केस स्टडीज नजर आ जाती हैं। आप कोई भी चीज बाजार खरीदने जाते हो, आपका हर एक ट्रांजैक्शन जो है वो एक पूरा पूरा केस स्टडी है। लोगों के साथ मेल जो, लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ मामलात, ट्रांजैक्शंस करना, बेशुमार ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि तमाम के तमाम आपके वो केस स्टडीज हैं। ठीक है, और एक्चुअली आपको हर वक्त जिस
कैफियत में रहना है, वो लर्न करना है। Therefore, remember कि सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढकर आप शायद जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे, राइट? तो यू हैव टू हैव द ability, you have to have the spark कि आप अपने आप को खुद क्रिएटिविटी की तरफ, खुद इनोवेशन की तरफ वो लेकर जा सको। अगर आपको मौके नहीं मिल रहे तो याद रखें कि मौके खुद पैदा किए जा सकते हैं। वो अल्लामा इकबाल ने अपने एक मिसरे में कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। सो ये गैप्स जो हैं ये बेसिकली बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। एक स्टेप आगे चलते हैं बेटा। एटीट्यूड की मैंने पीछे काफी बात की। अब एटीट्यूड में जो गैप है वो बेसिकली यहां पर डिफाइन किया जा रहा है कि द क्वेश्चन ऑफ एटीट्यूड, इज इट वर्थ कंसिडरिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको कोई भी चीज बताई जाती है तो आप उस चीज की ऑथेंटिसिटी, आप उस चीज की प्रैक्टिकलिटी, आप उस चीज की एप्लीकेशन, इन चीजों को एकदम से बगैर सोचे समझे, बगैर तहकीक किए वो चैलेंज करना शुरू कर देते हो। याद रखें कि अगर फर्ज करें कि कोई चीज आपको एक बहुत से माइन्यूट लोकल सिनेरियो में नजर नहीं आ रही है तो दैट डज नॉट मीन कि वो दुनिया में कहीं एप्लीकेबल नहीं है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हो सकता है कि आपको सिचुएशन का सामना वो करना पड़ जाए। तो माइंड यू, इट इज ऑल एन एप्टीट्यूड गेम, इट इज ऑल एन एटीट्यूड गेम। ओके, और आप हर चीज को पहले डिनाई करते हैं और फिर आप उसको मुसलसल अपने आप को मनाते रहते हैं कि आपने जो डिनाई किया वो ठीक डिनाई किया। ओके, सो रिमेंबर कि आपको थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर आना है। आपको चीजों को ज्यादा ब्रॉडर सेंस में देखना है। आपको खुद से सर्च करनी है कि जो चीज बताई, समझाई, करवाई जा रही है वो किस तरीके से, कहां पर, क्यों कर अप्लाई हो सकती है। और अगर आप इतने ही काबिल अपने आप को गर्दानना शुरू हो गए हो, अगेन मैं बात एटीट्यूड की कर रहा हूं, अगर आप अपने आप को वाकई इतना ज्यादा काबिल गर्दानना शुरू हो गए हो कि यू कैन चैलेंज द थ्योरीज, तो आई वुड डेफिनेटली से ओके, कम अप विद योर ओन प्रैक्टिसेस, कम अप विद योर ओन पर्सपेक्टिव्स एंड थ्योरीज, और वहां पे फिर हम देख लेते हैं कि आप क्या चीज प्रेजेंट कर रहे हो और अदरवाइज जिसको आप डिनाई कर रहे हो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट था। एंड इट इज पॉसिबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल टास्क होगा, इट इज पॉसिबल कि यू चैलेंज द थ्योरी, but why not try it? Why not try it rather than just to complain against it? अब hazardous attitudes जो लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, जो कि एटीट्यूड गैप्स क्रिएट करते हैं, और इवेंचुअली इन सब चीजों को भी हमने चेक करना है इंटरव्यूइंग के अंदर, कि जब हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे होंगे तो ये सब चीजें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं। अब hazardous attitudes क्या हैं? hazardous attitudes में सबसे पहले वो बात कर रहा है पैसिविटी इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिविटी। और पैसिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पिक करना चाहूंगा और वो है डिनायल ऑफ एवरीथिंग एंड विदाउट थिंकिंग। जिसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो ये है कि डिनायल ऑफ एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग, ठीक है। और इवेंचुअली उससे क्या होगा, क्वेश्चन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट वो आना शुरू हो जाएगा। सेकंड देखिए, nowadays 99.9% of the people might be running after comfort zoning, ease loving, absence of hard work और smart work तो बहुत बात की बात है, ठीक है। सो ये सब चीजें, एस्केप ढूंढना, सबसे एक जो ट्रबलसम एटीट्यूड है वो ये है कि when you become escapist, ठीक है। सो नेवर इन योर लाइफ ट्राई टू अडॉप्ट दिस एटीट्यूड कि you try to find escapes, because लाइफ में, इन द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ में, रिमेंबर वन थिंग कि बेटा escapes मिलते नहीं है। इसी तरह absence of passion, lack of motivation, lack of focus, कुछ पता नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं जिंदगी का सेट किया, कोई आपके पास इनर सिग्नल नहीं है, कोई इनर ट्रिगर नहीं है, कोई इनर मोटिवेशन नहीं है, तो ये चीजें बेटा आपको जिंदगी में हर्ट करती हैं फिर। और हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो बाज़ औक़ात आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। मैं अक्सर एक स्टेटमेंट बोला करता हूं कि समझ जाओ नहीं तो समझा दिए जाओगे, और अगर समझा दिए जाओगे तो वो बड़ा हार्ड वे होगा जिसमें समझाए जाओगे। नेगेटिविटी, ब्लेम गेम एक और बहुत एक बुरा एटीट्यूड है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी किसी सूरत भी डिमांड नहीं किया जाता, ठीक है। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बात समझाता हूं कि नेवर गो टू योर बॉस विद अ कंप्लेन,
ठीक है, कंप्लेन लेकर बॉस के पास कभी ना जाएं, हमेशा सोल्यूशन लेकर बॉस के पास जाएं। ठीक है, सो नेगेटिविटी और ब्लेम गेम जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, वो आपके पैशन को, वो आपके डेवलपमेंट को वो खत्म करके रख देगी। इसी तरह इनटॉलरेंस, इम्पेशेंस, लैक ऑफ परसेवरेंस, क्वेश्चन ऑफ ईगोज, ये तमाम वो फैक्टर्स हैं कि अगर आप अपने इर्द गिर्द देखना शुरू करो, और परहैप्स हम सब अगर अपने मिरर इमेज को ही देखना शुरू कर दें, तो वी विल फाइंड दीज थिंग्स वन वे और द अदर। सब्जेक्टिविटी, सेल्फ डिसीट, ये सब वो चीजें हैं बेटा जो कि आपके एटीट्यूड्स को मुतासर करती हैं। आपने किसी को क्या धोखा देना है? सबसे पहले धोखा इंसान अपनी जात को दे रहा होता है। सो रिमेंबर कि ये गैप्स एग्जिस्ट करते हैं और कन्फेस कर लेना बेहतर है बनिस्बत आप किसी गलत बात पर जमे रहो। और अगर आपको लगे कि आप बेहतरी की तरफ जा रहे हो, अगर आपको लगे कि नहीं ये चीजें तो आप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं और आप इन सब चीजों को ओवरकम कर चुके हो, तो देन वेलकम माय डियर, द वर्ल्ड इज ओपन फॉर यू एंड you are the person who is actually needed by the organizations. Now the factors that contribute in making us what we are, उसमें ये चंद चीजें अब हम कोट कर रहे हैं कि चेंज ऑफ फोकस फ्रॉम कैरेक्टर टू पर्सनैलिटी, ये एक बड़ी डिस्कशन है कि फोकस ऑन कैरेक्टर होना चाहिए कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ओके, सो अगेन ये डिपेंड करेगा कि हम चीजों को किस कॉन्टेक्स्ट में वो एलैबोरेट कर रहे हैं, राइट? सो पर्सनैलिटी को अगर हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं एक फिजिकल अपीयरेंस की हद तक, तो वी आर बैडली मिस्टेकन। ठीक है, बिकॉज रिमेंबर कि कैरेक्टर इज बेसिकली समथिंग व्हिच वुड बी इवेंचुअली बिल्डिंग अप योर पर्सनैलिटी। सो शटर्ड वैल्यू सिस्टम, हमारा वैल्यू सिस्टम का डेरिवेशन है कहां से? ठीक है, मैं अक्सर आपको 4 सोर्सेज डिस्कस करता हूं अपनी डिस्कशंस में कि हमारा वैल्यू सिस्टम आता कहां से है। हमारा वैल्यू सिस्टम बेटा आता है एनवायरनमेंट से, हमारा वैल्यू सिस्टम आता है रिलीजन से, हमारा वैल्यू सिस्टम आता है डिफरेंट डॉक्ट्राइन से, और इवन आई कैन से कि हमारा वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट करता है इन अवर जेनेटिक कोड एज वेल। ठीक है, आपका जो जेनेटिक कोड है, आपके जो डीएनए स्ट्रैंड है, उसमें सिर्फ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं है, इट आल्सो कैरीज वैल्यू सिस्टम। हाउ, वेयर, इन द जीन्स, ये सब डिस्कशंस हैं, ये सब ना खत्म होने वाली बहस है जो अभी जारी है। साइंस इसके ऊपर तहकीक कर रही है, अप्लाइड साइकोलॉजी इसके ऊपर डिस्कशन वो कर रही है। एक हवाला मेरे पास जो मेरे लिए सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है वो कुरान करीम का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वाहा, और हमने इंसान में इल्हाम की ताकत रख दी कि क्या सही है और क्या गलत। अब ये जो इल्हाम की ताकत है, जिसको अदरवाइज आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में कहते हो योर इंट्यूशन, ठीक है, योर सिक्स्थ सेंस, राइट? सो ये भी आपके वैल्यू सिस्टम का एक मेजर सोर्स हो सकता है। सो आपकी एनवायरनमेंट, आपके बिलीफ्स, ये सब आपके वैल्यू सिस्टम को ट्रिगर कर रहे हैं। फिर नो डाउट जब हम वैल्यू सिस्टम की बात करेंगे तो आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं, आपकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज हैं, तो एक पूरी डिस्कशन हमारी वैल्यूज के ऊपर वो चल सकती है। लेकिन क्या मेरा जो क्वेश्चन है इस वक्त आपसे वो ये है कि क्या आपका कोई डिफाइंड वैल्यू सिस्टम है, और क्या आप उस अपने वैल्यू सिस्टम को प्रोपोगेट कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो? अगर नहीं तो माय डियर यू आर मिस्टेकन, यू आर बैडली मिस्टेकन। अगला पॉइंट देखिए, द प्रॉब्लम्स दैट लेड टू नेगेटिविटी एंड विथड्रॉल, वो क्या हो सकते हैं? एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, कल्चरल पर्सपेक्टिव्स में जिस माहौल में आप परवान चढ़े उससे आपको चीजें मिल सकती हैं। क्लास कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ सकती है, डिस्क्रिमिनेशन के फैक्टर्स आ सकते हैं जिसमें कि आप किसी को अपने से बरतर और किसी को अपने से कमतर वो समझना शुरू हो गए। एब्सेंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, टू टियर सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ सकता है, एब्सेंस ऑफ मेरिट अब्यूज कल्चर इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आ सकता है। आपकी सिचुएशंस, आपके ट्रायल्स, आपके लाइफ के जो स्टेटस कोज हैं, आपके जो शॉर्टकमिंग्स हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आपको एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट की तरफ लेकर जाने का सबब वो बन सकती हैं। पर्सपेक्टिव में जिसमें कि हम जेंडर की इक्वालिटीज
को इक्विटेबल ग्राउंड्स पर समझने की बजाय हमने उनकी डिस्क्रिमिनेशंस के कॉन्टेक्स्ट में उसको पिक करना शुरू कर दिया। फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एक बहुत बड़ा सोर्स आ सकता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनअप्रोप्रिएट फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर टैलेंटेड पुअर है, तो हो सकता है कि उसके पास टैलेंट हो सकता है कि उसके पास कैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, लेकिन उसकी जो आउटलुक है वो डेवलप उस तरीके से नहीं कर पाई, उसकी ग्रूमिंग उस तरीके से नहीं हो पाई, बिकॉज दैट पर्सन इज फाइनेंशियली लैकिंग बिहाइंड। तो डियर, ये मल्टी फैसेट डिस्कशंस हैं, इसके बहुत से पर्सपेक्टिव्स हमारे सामने आ सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली एक डिबेट ही लॉन्च करना चाह रहा हूँ, आपके कॉन्शियसनेस को उजागर करना चाह रहा हूँ, आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस को लेकर आना चाह रहा हूँ, ताकि आप ये इवैल्यूएट कर सको कि व्हेन वेरी सून इन द इंटरव्यू यू वुड बी जजिंग द पीपल, तो कहीं आप गलत जजमेंट अपनी ना ले आना। So keeping in mind all the discussions we have done so far, can we do something? So बहुत सी बातें, बहुत से आइडियाज आपके जहन में भी आ सकते हैं। कुछ जो मैंने यहाँ पर सॉर्ट आउट किए, नंबर 1, do you think that we can change the curricula? Can we change any entry level assessments? Can we change the method of delivery? Or there can be a change in testing and evaluation process, reliability, validity के बहुत सारे issues हैं। Some change in group strategic goals and objectives, क्या ये मसले का हल है? Priority of area of focus, priority set करना in area of focus, ये हमारे लिए difficult है। So बहुत सारे aspects हैं what we can do। यहाँ पर कोई मैं हतमी फैसला आपके सामने छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये आपके सामने जो चीज मैं सिर्फ रखना चाह रहा हूं वो सिर्फ एक थॉट है, ठीक है? अपने नतीजों पर खुद पहुंचिए, ओके? अपने कंक्लूजन्स पर खुद पहुंचिए और ये देखिए कि क्या किया जा सकता है, which should be not just theoretical but obviously practical as well. Now, what industries are looking from academia? अभी जो हमने पहले बात की थी वो ये थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ग्रेजुएट्स से क्या मांग रही हैं। अब हम देखते हैं कि एकेडमिया से इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस और एसोसिएशन एंड एफिलिएशंस हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया से चाहती है अ ग्रेजुएट, एक ऐसा ग्रेजुएट जो कि हर हवाले से परफेक्ट हो, उसमें बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसमें करेज फॉर ओपन कम्युनिकेशन हो, उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जनरेट करने की कैपेबिलिटी हो, उसमें उसके पास एडिक्वेट पर्सनैलिटी भी हो, उसमें एटीट्यूड ऑफ अडॉप्टेबिलिटी भी हो, एडिक्वेट लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी भी हो, उसका विजन बहुत क्लियर हो, वो मार्केट सिचुएशन को हर हवाले से जानता हो। सो इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री की जो एकेडमिया से एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि उनको एक हरफन मौला चाहिए, उनको एक ऐसा ग्रेजुएट चाहिए जो हर हवाले से वो एक परफेक्शन के साथ वहां पर मौजूद हो। इसके अलावा वो और क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कहते हैं कि कॉजल एटीट्यूड नॉट एक्सेप्टेबल, हाई सैलरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रोवाइडिंग हिज वर्थ, ठीक है? ये एक बड़ा इशू ऑर्गेनाइजेशंस को है। शुड हैव एक्सपोजर एंड नॉलेज एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स, as per market standards, should have technical expertise as per standards, ठीक है? So in every context जो expectation है organizations की, industry की, वो academia से ये है कि in every context एक perfect model बनाकर industry को present कर दिया जाए और फिर industry उससे like a robot वो सिर्फ एक maximum output वो generate करे जब तक कि वो robot output generate कर सकता है, ठीक है? और उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री की जो अगली एक्सपेक्टेशन होगी वो क्या है कि वो जो रोबोट, एक परफेक्ट रोबोट हम बनाकर दे रहे हैं, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ओके, दैट इज इंटरेस्टिंग फिनोमेना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। व्हाट इंटेंशंस आर फ्रॉम एकेडमिया फर्दर कंटिन्यूड कि जो ग्रेजुएट हमें मिल रहा है उसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी हो, वो मोटिवेटेड भी हो, वॉलंटियर भी हो, डेडिकेटेड भी हो, की प्लेयर भी हो, ईगर टू लर्न भी हो, पार्टिसिपेटिव भी हो, जैसे भी आपको मैंने पहले एक्सप्रेशन यूज किया कि वो हरफन मोला हो। सो दैट इज व्हाट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर। ओके, ऑलराइट, सपोजिटली अगर हम इस बात को भी बेस बनाते हैं, सो इसमें किस हद तक
आप ब्लेम और क्लेम कर सकते हो प्योरली सिर्फ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को। और क्या इसमें आपकी जो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन थी, आपकी जो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग थी, आपकी जो अपना सेल्फ एम्बिशन था, क्या वो चीजें मैटर करती हैं? क्या ये चीजें मैटर करती हैं कि आपने खुद से कितनी जदोजहद की कि आप हमेशा सिर्फ इसी बात का क्लेम और ब्लेम करते रहे कि आपको मौके नहीं मिले? आपने कितनी कोशिश की मौकों को क्रिएट करने की? आपने कितनी कोशिश की कि जो कुछ मुयस्सर था उसको आप हासिल कर लेते, फिर जो मुयस्सर नहीं था उसके नाशुक्री का ढोल बाद में बजाते? सो मेरा बेटा, आपको ये सारी बहस करने का जो मेन मकसद है हमारे पास वो ये है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि जब हमने लोगों को जज करना है इन द इंटरव्यू सेशन, तो व्हाट आर द एक्चुअल सिनेरियोज गोइंग ऑन, इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपेक्टेशंस क्या है, ग्रेजुएट्स के साथ मसाइल क्या है, एकेडमिया क्या कंट्रीब्यूशन वो दे पा रहे हैं, इन तमाम चीजों को बीइंग एन आईओ साइकोलॉजिस्ट वो हमने जहन में रखना है, विजुअलाइज करना है और इन तमाम के जवाब ढूंढने की कोशिश वो करनी है। The new employment contract says, we will make your job and life more meaningful. You give us your hearts and minds. इसके हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम डिस्कस करते हैं। वह हाइपोथेसिस पहले ये था कि हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। ठीक है, अपेरेंटली साउंड्स गुड, हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स। जबकि इस हाइपोथेसिस को जो मॉडिफाई किया गया मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में वो ये था कि प्रोडक्टिव वर्कर्स डिजर्व टू बी हैप्पी। ओके, सो अब ये दोनों बातें कि क्या हैप्पी वर्कर्स प्रोडक्टिव वर्कर्स होते हैं कि जो प्रोडक्टिव है सिर्फ उनको हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन देने की कोशिश करेगी, राइट? तो ये दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले हवाले से देखिएगा कि जब मैंने कहा कि हैप्पी वर्कर्स आर प्रोडक्टिव वर्कर्स, तो अगर वो हैप्पी है तो व्हाई ऑन अर्थ दैट पर्सन शुड बी प्रोडक्टिव? उसको तो अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने न्यू कॉन्टेक्स्ट में सोचना शुरू किया और पे फॉर परफॉर्मेंस का जो एलिमेंट था वो लेकर आए। जैसे कि ओनली हाई परफॉर्मर्स मैटर, जो हमने शुरू में भी कहा था कि हमें राइट पर्सन चाहिए, तो राइट पर्सन की एक और डेफिनेशन हमारे पास आ गई कि वो क्वालिफाइड तो है ही लेकिन वो हाई परफॉर्मर भी है। Okay, so in past standard salary increase was given to all the employees, typically जिसको हम seniority based evaluation कहते हैं, लेकिन now only high performers benefit and low performers either get a small increase or none. Okay, so आपके पास excuses अब वक्त के साथ साथ खत्म हो रहे हैं। Okay, so those who can shall remain. Okay, so it is very simple, it is very clear. आज की दुनिया में वो आ रहा है, those who can shall remain। जिस तरह आप ये पैंडेमिक में बात कर रहे हो ना कि जिसकी इम्यूनिटी है वो कोरोना वायरस को सर्वाइव कर लेगा, जिसकी इम्यूनिटी नहीं है वो कोरोना वायरस को शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो याद रखिएगा कि आपको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी इम्यूनिटीज को क्रिएट करना है, आपको प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना है कि कहीं पर कोई भी प्रोफेशनल पैंडेमिक जो है वो आपको अपनी लपेट में ना ले ले। सो टैलेंट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो द रियल फोकस इज ऑलवेज ऑन योर पीपल। ओके, मशीन्स इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द रियल फोकस की मैं बात कर रहा हूं, इट शुड बी ऑन द पीपल। क्योंकि इन सब को, मटेरियल को भी, मशीन को भी, फाइनेंस को भी, जिसने मैनेज करना है वो ह्यूमन है। सो देयर इज एन एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब, it says, if you want 1 year of prosperity, go grow grain. If you want 10 years of prosperity, grow trees. And if you want 100 years of prosperity, grow people. And there is no doubt about it. Right dear, यहां तक की जो हमारी डिस्कशन चली, इसमें मैंने ये कोशिश की है कि आपके जहन में मैं एक थॉट प्रोसेस वो जनरेट कर सकूं। Once the thought process is there,
तो अब उस थॉट को बेस बनाकर हम कुछ टेक्निकल जो कॉन्टेक्स्ट है रिलेटेड टू द इंटरव्यूइंग, उन चीजों को वो गो थ्रू करते हैं। इंटरव्यूइंग के हवाले से हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं ऑफ इफेक्टिव इंटरव्यू क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आपके साथ में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि एज एन इंटरव्यूअर आपको किस तरह से बिहेव और एक्ट करना है, एज एन इंटरव्यूअर आपको किन बातों को जहन में रखना है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि एज एन इंटरव्यूई आपके रिस्पॉन्सेज जो हैं वो कैसे होने चाहिए, और इंटरव्यूअर उनको एवेल्युएट किन बेसिस पर करेगा। इन गाइडलाइंस के हवाले से देयर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग आई नीड टू डिस्कस विद यू इन द स्टार्ट, और इसको आप मेरे साथ स्टेटमेंट को पढ़िएगा। दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू is to gather as much information as possible about the applicant. ठीक है? This information can be used to assess if and where the person will fit into your organization. Whether the person seems to have an affinity for the type of work he or she will be expected to do, and perhaps most important, how the applicant will perform in the future. It is important to frame questions so that the answers are measurable in terms of the company's needs. This is especially true because the interview is the most potentially subjective part of the hiring procedure. So इस सारी बात को हमें ज़हन में रखना वो बहुत ज़रूरी होगा कि हमारी एक्सपेक्टेशन उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से इन द इंटरव्यू सेशन वो क्या है, और किन किन एस्पेक्ट्स को हमें सोचना और देखना है जब हम लोगों को जज कर रहे हैं। यहां पर कुछ टाइपोग्राफिक एरर था, उसको मैं करेक्ट कर रहा हूं। द मेन ऑब्जेक्टिव, आई थिंक नाउ इट सीम्स द बेटर एक्सप्रेशन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस हमारे पास कुछ आ रहे हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अब हम देख रहे हैं इंटरव्यू के हवाले से। वो कहते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ओपन एंडेड होंगे is intended to allow the applicant who do most of the talking, ठीक है, draws out attitudes and information. Examples of some open-ended questions वो अब हम देखते हैं। Open-ended questions में जो इंटरव्यूअर है वो कम से कम बात करता है, वो सिर्फ बात को इनिशिएट करता है, ट्रिगर करता है, और उसके बाद जो एक्सप्रेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस हैं वो सब इंटरव्यूई की तरफ से आ रहे हैं, और उनको हम बहुत कंफर्टेबली और बहुत कीनली वो सुनते हैं और एवेल्युएट करते हैं। Open-ended questions be like, tell me about yourself and your hobbies and interests. Now this is very open-ended question. आप tell me about yourself में आप बहुत कुछ बता सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोगों से जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उनका क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है अपने नाम से, उसके बाद वो बताते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, फिर वो बताते हैं कि उनके बहन भाई कितने हैं, फिर वो बताते हैं कि उनके वालिदैन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, फिर वो बताते हैं कि जी उनकी महाना घर में इनकम कितनी है, फिर वो बताते हैं उनकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, फिर वो बताते हैं कि वो एजुकेटेड कितने हैं। तो क्वेश्चन इज कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में do you think an employer is actually interested in knowing the number of brothers and sisters? Do you think the employer is actually interested in knowing कि आपके फादर और मदर जो है किन ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं? Do you think it is very important to know कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है? Again, यहाँ पर आपको मैं फिक्स नहीं करूंगा, किसी भी सवाल के जवाब में मैं आपको फिक्स नहीं करूंगा कि क्या जवाब देना है। मैं सिर्फ आपको ये कहूंगा कि आप अपना जवाब खुद क्राफ्ट करें, खुद सोचें कि इस बात का जवाब क्या होना चाहिए, रादर देन कि आप सिर्फ मेरे बताए हुए अल्फाज को पिक करो या किसी YouTube चैनल के अंदर बताई हुई एक्सप्लेनेशन को यूज करो। आपको खुद से सोचना है कि व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स यू नीड टू टॉक अबाउट, ठीक है। और एक और बात ध्यान में रखिएगा कि अपने सवालों के जवाब को क्राफ्ट करना पहले से सोचें, पहले से उसको प्लान करें। बाज़ औक़ात रन टाइम के ऊपर डायरेक्टली आप बहुत से जवाब नहीं दे पाओगे, तो प्रैक्टिस करना
अपने जवाब को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना यह जरूरी है. So tell me about yourself and your hobbies and interests. एक बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है. और हॉबीज एंड इंटरेस्ट भी कौन से बताने हैं और झूठ नहीं बोलना है, ये सब चीजें जरूरी हैं. एक इंटरव्यू सेशन का क्वेश्चन पूछा गया कैंडिडेट को कि आप की हॉबीज क्या है, तो उसने कहा गार्डनिंग. तो एक क्वेश्चन उसको पूछा गया कि आप गुलाब के पौधे को खाद कौन सी डालते हैं, उसने आगे से जवाब दिया यूरिया. ओके, सो याद रखें कि बाज़-औक़ात ट्रिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और बाज़-औक़ात अगर आपको वाकई उस बात में कोई इंटरेस्ट या वाकई आप वो काम नहीं करते हो, तो आप एकदम से बात का जवाब जो है वो ठीक तरीके से नहीं दे पाओगे. सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाई हैव यू चोजन दिस फील्ड? ओके, देयर शुड बी सम रैशनैलिटी. आपका इसमें पैशन क्या है? आप क्यों इस किस्म की नौकरी में आना चाहते हैं? आप हमारी कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? एक और बात याद रखिएगा, इसमें डूज एंड डोंट्स दोनों चीजों को हमें सोचना होता है. आप जब भी कभी किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करो, तो कभी भी अपने पास्ट की बुराइयां मत कीजिएगा. पास्ट किसी भी हवाले से, ना अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की बुराइयां कीजिएगा, ना अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस की बुराइयां कीजिएगा, ना अपने हालात वाकयात की बुराइयां कीजिएगा. क्योंकि दरअसल अगर आप अपनी किसी भी पास्ट के एस्पेक्ट की बुराई करोगे, तो दरअसल वो आपकी अपनी नेगेटिविटी है. That would be an open evidence कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ पेसिमिस्टिक है. आप चीजों के सिर्फ नेगेटिव पहलू को देख रहे हो, आपने कभी लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं एवेल्युएट किया. अगला सवाल देखिए, हाउ मच डू यू नो अबाउट आवर कंपनी एंड आवर इंडस्ट्री? अगेन इसका मैं जवाब आपको यही दूंगा कि आपको कहीं पर भी जाने से पहले इंटरव्यू के लिए उस कंपनी, उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हासिल जरूर करनी चाहिए. बिल्कुल ब्लैंक उठ के कभी मत जाइए. What are your strengths and how do you relate to our company? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लेकिन अगर आपने आज तक जिंदगी में कभी अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचा ही नहीं है, आपने हमेशा ये सोचा है कि your life is full of negativities and your life is full of conditions and constraints and your life is full of negativities and your life is full of disasters, तो आप इस सवाल का जवाब वहां पर रन टाइम पे कैसे दोगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आप उनको कंपनी से रिलेट कैसे करते हो? सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी जात का स्वॉट एनालिसिस करें, और ये स्वॉट एनालिसिस आप लिख कर करें. ट्राई टू फाइंड आउट द वेज, ट्राई टू राइट डाउन, जिसमें कि आप अपनी 5 वीकनेसेस, 5 स्ट्रेंथ्स, 5 अपॉर्चुनिटीज, 5 थ्रेट्स वो लिख सको. और जब 5-5 लिख लो, तो एक्चुअली व्हाट आई इंटेंड टू आस्क यू इज कि यू इंक्रीज दोस 5 to 10, 15, 20 आफ्टरवर्ड्स. ठीक है? सो रिमेंबर कि आपको अपनी जात का स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए. आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रेंथ्स क्या हैं. आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं. और फिर जिस तरह हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टॉस मैट्रिक्स बनाते हैं, हम स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को आपस में रिलेट करते हैं, इसी तरह फिर रिलेट करने की भी कोशिश करें कि आपके पास जो भी 10, 15, 5 स्ट्रेंथ्स हैं, उन स्ट्रेंथ्स को आप अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ रिलेट कैसे कर सकते हो. आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा कैसे सकते हो, आप अपनी वीकनेसेस को ओवरकम कैसे कर सकते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल कैसे कर सकते हो, और आप अपने थ्रेट्स को अवॉइड कैसे कर सकते हो. लास्ट क्वेश्चन देखिएगा स्लाइड पर कि व्हाट आर योर बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट्स, वर्क और नॉन वर्क, ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स. ठीक है? So you have to be very much clear, और आपको बड़ा 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स की तरह क्लियर होना चाहिए कि आपकी लाइफ की अकम्प्लिशमेंट्स क्या हैं, और उन लाइफ अकम्प्लिशमेंट से ही हम एज एन इंटरव्यूअर ये नजर लगाना चाहते हैं कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आकर क्या कर सकते हो. ओपन-एंडेड क्वेश्चंस, कुछ और फर्दर इसमें चीजों को देखिए. व्हाट इज योर पर्सनल 5-year गोल? तो अगर आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, अपनी लाइफ के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, तो आप वहां पर क्या जवाब देंगे? What new skills or capabilities have you developed over the past years? Tell me about your last job. और मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि कभी भी अपनी प्रीवियस जॉब्स की बुराई कोट नहीं करनी, बिकॉज वो दरअसल आपकी अपनी जात की बुराई होगी जो आप कोट कर रहे होगे. How did your job description change while you held the position? What is important to you in a job?
और एक क्वेश्चन जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा इंटरव्यूज में कैंडिडेट्स को पूछता हूं, और वो ये है, व्हाई शुड आई हायर यू? जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू? ओके, तो आपके पास अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या पॉइंट्स हैं कि आपको कोई भी शख्स क्यों हायर करे? व्हाट डू यू फील would be your biggest contribution to our department, our company? अगेन, अगर ये मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं मेरा बेटा कि अगर ये सवाल आपके प्रिपेयर्ड नहीं होंगे या मेंटली आप ज़हनी तौर पर वहां पर मौजूद नहीं होंगे, तो ये एकदम से इनका जवाब देना बहुत डिफिकल्ट होता है। एक और सवाल देखिए, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू टेल मी और ऐड टू योर प्रीवियस आंसर्स? तो सिंपली सेइंग नो सर, अगेन इट इज लाइक अ नॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए बताने के लिए, आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, आपके पास हर वक्त कुछ ना कुछ होना चाहिए बेटरमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। सो ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लाइफ के एटीट्यूड्स, आपके लाइफ के एप्टीट्यूड्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, आपके सोच के अंदाज, आपके थिंकिंग पैटर्न्स, बहुत सी चीजों के बारे में निशानदही वो करते हैं। यहां पर बेटा हम अपना ये वाला सेशन खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से हम बात को आगे शुरू करेंगे। जज़ाकल्लाह फॉर दिस टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।